हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का जो उड़ान प्रोजेक्ट के तहत हमें कार्य पुस्तिका मिली है उसका पाठ 5 करेंगे। पदार्थों का पृथक्करण। कार्यपत्रक 1 है। थोड़ी सी चीनी अपनी हथेली पर लीजिए। आपको क्या चीनी में केवल एक ही प्रकार के कण दिखाई देते हैं? तो ये आएगा हाँ, हमें चीनी में एक ही प्रकार के कण दिखाई देते हैं। अब अपने प्रिय मित्र से कहो कि वह कक्षा के आगे से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर लाए। आप उसे ध्यान से देखें, क्या मिट्टी में एक ही प्रकार के कण आदि दिखाई देते हैं या फिर कई प्रकार के? तो हमें मिट्टी में कई प्रकार के कण दिखाई देते हैं। मिट्टी में कुछ कण छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। आपने सीखा चीनी एक पदार्थ है जबकि बालू मिट्टी एक मिश्रण है। तो जो पदार्थ होते हैं उनमें जो कण होते हैं एक जैसे होते हैं और मिश्रण में कई तरह के पदार्थ मिले हुए होते हैं, इसलिए उनमें जो कण होते हैं वो भी अलग अलग आकार के होते हैं। 3 है, मिश्रण में उपस्थित पदार्थ उसके घटक होते हैं। मिश्रण जो जितने भी पदार्थों से मिलकर बना होता है वो उसके घटक होते हैं। आप उन्हें मिश्रण के अवयव भी कह सकते हैं। जिनसे मिश्रण बनता है उनको या तो घटक कह सकते हैं या फिर उनको अवयव भी कह सकते हैं। ये क्रम संख्या है 1 1 2 3 4 5। ये मिश्रण है, जो वायु है मिश्रण है, और मतलब इसमें जो है ये मिश्रण है। और घटक ये इनके घटक हैं जिनसे, जैसे वायु है, वायु ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनी है, तो ये सब वायु के घटक हैं और वायु एक मिश्रण है। वायु लिख रखा है पहले से, तो हम आगे बढ़ते हैं। नींबू पानी। तो नींबू पानी के घटक क्या हो गए? नींबू का रस, पानी, चीनी। और लस्सी जो होती है, लस्सी एक मिश्रण है और इसके घटक हुए लस्सी और पानी। चाय एक मिश्रण है, चाय के घटक या अवयव क्या हुए? पानी, चीनी, चाय पत्ती। मैंगो शेक किस किस से मिलकर बनता है? आम से और दूध से, और यहाँ पर चीनी और आएगा, तो ये इसके अवयव या फिर घटक हैं। छठा है गन्ने का रस। ये एक मिश्रण है और इसके घटक हैं गन्ने का रस, बर्फ, नींबू और पुदीना। और पकी हुई सब्जी, इसके घटक हैं सब्जियां और मसाले। शिकंजी, नींबू का रस, पानी, बर्फ, चीनी, ये इसके शिकंजी के घटक हैं। गुंदा हुआ आटा, मतलब आटे में जब हम पानी मिलाते हैं तो गुंदा हुआ आटा होता है, उसके घटक हैं आटा और पानी। पकी हुई दाल, उसके घटक है दाल, मसाले और पानी। ये सभी मिश्रण हैं और ये इधर वाले इनके अवयव या घटक हैं। अब कार्यपत्रक 2 है। एक कांच का गिलास लो, उसमें पानी भरो और 1 चम्मच नमक डालकर घुमाओ। क्या आपको अब नमक व पानी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? नहीं। जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो हमें जो नमक है वो दिखाई नहीं देता है, वो उसमें घुल जाता है और गायब हो जाता है। अब दूसरा है, एक और कांच का गिलास लो, उसमें पानी भरो। अब उस गिलास में थोड़ी सी मिट्टी या सरसों का तेल डालो। क्या आपको सरसों का तेल या मिट्टी, पानी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? तो ये हाँ आएगा, क्योंकि जब हम सरसों का तेल डालते हैं या फिर मिट्टी डालते हैं तो वो पानी में नहीं घुलती है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है और सरसों का तेल ऊपर तैरने लग जाता है। तो इसमें आपने क्या सीखा? ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक अलग अलग दिखाई न दें उसे संगामी मिश्रण कहते हैं, और ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक अलग अलग दिखाई देते हैं उसे विषमगामी मिश्रण कहते हैं। तो ये हमने इससे सीखा है। संगामी मिश्रण जिसमें घटक अलग अलग दिखाई न दे, जैसे पानी में हमने नमक डाला है वो मिक्स हो जाता है, तो वो हो गया संगामी मिश्रण का उदाहरण। और इसी तरह से जो पानी में हमने मिट्टी डाली थी तो वो नीचे बैठ जाती है, या सरसों का तेल डाला तो वो ऊपर तैरता है, तो वो उसमें मिक्स नहीं हुआ, उसमें घुला नहीं, तो ये उदाहरण हो गया विषमगामी मिश्रण का। अपने आसपास के पदार्थों को देखकर यह सारणी पूरी करें। अब कौन सी सारणी पूरी करनी है? तो यहाँ सारणी तो दे नहीं रखी है, अब हम सारणी कहाँ से लिखें? बस हम यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे संगामी मिश्रण का उदाहरण लिख दिया हमने पानी में नमक, और विषमगामी का उदाहरण लिख दिया हमने पानी में रेत। इस तरह से आप 2-4 उदाहरण लिख दीजिए, वही सारणी मान लेंगे। कार्यपत्रक 3 है। 1 कप पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक डालें। पानी में नमक डालना है। अब उस नमक को चम्मच की सहायता से घुमाएं। आपने देखा नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब आप अपने मित्र से कहें कि वह भी 1 चम्मच नमक उस पानी में डालें। अब देखेंगे कि नमक पानी में फिर से गायब हो गया। अब एक और मित्र को बुलाएं और उसे कहें कि वह 3 चम्मच नमक उस पानी में डाले। अब की बार आपने देखा कि नमक पानी में नहीं घुल रहा है, बल्कि गिलास की तली में जमा हो जाता है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि हम अगर पानी में नमक डालते हैं
या फिर चीनी डालते हैं तो कुछ मात्रा तो उसकी उसमें घुल जाती है, लेकिन हम बार बार अगर पानी में नमक या पानी में चीनी डालते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें घुलती रहेगी। कुछ देर बाद नमक या चीनी पानी में घुलना बंद कर देंगे और नीचे बैठ जाएंगे। तो यदि किसी मिश्रण के घटक पूरी तरह से मिश्रण में घुल जाते हैं, वह मिश्रण असंतृप्त मिश्रण कहलाता है। असंतृप्त मतलब वो संतृप्त नहीं होता, असंतृप्त मिश्रण कहलाता है। जिसमें किसी मिश्रण के घटक पूरी तरह से मिश्रण में घुल जाते हैं तो उसे असंतृप्त मिश्रण कहा जाता है। और यदि किसी मिश्रण के घटक एक विशेष मात्रा के बाद मिश्रण में नहीं घुलते तो वह मिश्रण संतृप्त मिश्रण कहलाता है। तो देखिए, इसको समझने का एक तरीका है, जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते तो हमारा पेट भर जाता है, इसका मतलब हम तृप्त हो गए। तृप्त मतलब हमारा पेट भर गया है। ये हमने पानी लिया है, इसमें हम नमक डालेंगे तो जब तक नमक इस पानी में घुल जाएगा तो ये हो गया असंतृप्त। जब तक इसमें घुलता रहेगा ये असंतृप्त रहेगा। फिर हम और डालेंगे, इसमें असंतृप्त है भी, इसमें और डालेंगे वो भी घुल जाता है, असंतृप्त है भी, इसमें और डालेंगे वो भी घुल जाता है। लेकिन जब इसमें एक और चम्मच अगर डालते हैं तो वो नहीं घुलता है। तो जब नहीं घुलता है इसका मतलब वो पूरी तरह से भर चुका है, तो वो तृप्त हो चुका है। तो इसको फिर लिखेंगे ये संतृप्त विलीन है। जब किसी मिश्रण में उसके घटक कि थोड़ी देर के बाद मतलब कुछ मात्रा के बाद उसमें घुलना बंद कर दें तो उस मिश्रण को संतृप्त मिश्रण बोला जाता है। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है, यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।